प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात आधुनिक विश्व के इतिहास की शुरुआत यूरोप में पुनर्जागरण काल से मानी जाती है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्जागरण शब्द फ्रेंच भाषा के रेनेसा शब्द से बना है, अर्थात पुनर्जागरण के लिए रेनेसा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि फ्रेंच शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जागना अथवा सोकर उठना या पुनर्जन्म। इससे तात्पर्य यूरोप में मध्यकाल का जो युग था उसको अंधकार का युग माना जाता है, क्योंकि मानव जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का प्रभाव या चर्च का प्रभाव आवृत था। अर्थात मानव जीवन के हर क्षेत्र को, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, हर क्षेत्र को धर्म के द्वारा नियंत्रित किया गया था। मानव जीवन का हर क्षेत्र चर्च के द्वारा नियंत्रित था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता न के बराबर थी। इसी प्रकार शिक्षा और चिंतन का क्षेत्र भी मध्यकाल में अवरुद्ध हो गया था। शिक्षा के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। सामंतवादी युग उस समय था। कहने का मतलब, मानव जीवन का हर क्षेत्र दूसरी शक्तियों के द्वारा नियंत्रित किया हुआ था और ऐसे समय में मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास बिल्कुल भी संभव नहीं था। ऐसे समय में पुनर्जागरण काल का जो समय है 1350 से 1550 ईस्वी माना जाता है, अर्थात 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य का समय जो है पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस समय में मानव जीवन में, मानव की सोच में एक नवीन परिवर्तन दिखाई देने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कला, साहित्य और मानव जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देता है। इसी को विभिन्न विद्वानों के द्वारा पुनर्जागरण या रेनेसा शब्द से संबोधित किया है। विभिन्न विद्वानों की अगर बात करें तो फिशर के अनुसार मानवतावादी आंदोलन का आरंभ धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य एवं चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापेखाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहते हैं। इसी प्रकार इतालवी विद्वान वैसारी ने सर्वप्रथम रेनेशिता शब्द का प्रयोग किया, जो कि इटली के स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला के परिवर्तनों को समझाता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान दिद्रो ने इंसाइक्लोपीडिया में रेनेसा शब्द का प्रयोग साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि के विकास के संदर्भ में किया है। कहने का तात्पर्य, मानव जीवन और मानव सोच में जो परिवर्तन यूरोप में 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के अंदर दिखाई देता है, उसी को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम इटली से मानी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम तर्क पर बल दिया गया। पुनर्जागरण काल में तर्क पर विशेषकर बल दिया गया है। पुनर्जागरण कालीन विद्वानों के द्वारा इस बात का प्रचार प्रसार किया गया कि कोई भी बात इसलिए सत्य नहीं है कि वो पोप के द्वारा या चर्च के द्वारा कही गई है या राजनीतिक शक्तियों के द्वारा उसके ऊपर मोहर लगा दी गई है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने तर्क और चिंतन के ऊपर सर्वाधिक जोर दिया। व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में विचार करके तार्किक क्षमताओं पर या तार्किक कसौटी पर किसी भी बात को
कसकर उसके उपरांत ही उसको सत्य मानना चाहिए। तो पुनर्जागरण में तर्क के ऊपर सर्वाधिक बल दिया गया। इसी प्रकार प्रयोग पर भी जो है बल दिया गया। प्रयोग एक वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रणाली है, अर्थात अपनी आँखों के सामने उसके ऊपर प्रयोग करके देखना कि ये बात वास्तव में सही है या नहीं है। अर्थात दूसरों की बातों को आँख मूंद कर मानने की अपेक्षा प्रयोग के ऊपर सर्वाधिक जो है बल इस समय दिया गया है। अर्थात वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देने के ऊपर इस समय कार्य किया गया है। रोजर बेकन जो है उसकी पुस्तक आपस में अनुभव, तर्क और प्रमाण को विश्वास करने के 3 प्रमुख साधनों के रूप में स्वीकार किया गया है। रोजर बेकन को प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का जनक भी माना गया है। इसी प्रकार मानववाद का समर्थन भी पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता है। मानववाद लैटिन भाषा के ह्यूमैनिटी शब्द से बना है और मानववाद का प्रवर्तक पेट्रार्क को माना जाता है। मानववाद से तात्पर्य मानव का मानव जीवन में रुचि लेना। मध्यकाल में विद्यार्थियों मानव जीवन के ऊपर चर्च और पोप का प्रभाव था और मानव को इस लोक अर्थात इस संसार में आनंद लेने के बजाय परलोक के ऊपर या पारलौकिक जीवन के चिंतन के ऊपर सर्वाधिक जोर दिया गया। पारलौकिक जीवन के बारे में दबाव देकर उसको डराया गया ताकि उसके जीवन के हर क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सके। परंतु पुनर्जागरण काल में मानव के मानव जीवन में रुचि लेने अर्थात इहलौकिक जीवन या सांसारिक जीवन में रुचि लेने के ऊपर सर्वाधिक जोर दिया गया। इसी प्रकार सहज सौंदर्य की उपासना के ऊपर भी जो है पुनर्जागरण काल में जोर दिया गया, जिस पर पुनर्जागरण सहज सौंदर्य की अभिव्यक्ति पर बल देता है, जिस पर मानववादी विचारधारा स्पष्ट दिखाई देती है। लियोनार्डो दा विंची जो कि एक कलाकार थे, उनके द्वारा उनके अनुसार एक अच्छे चित्रकार की 2 प्रमुख चीज़ों का चित्रण करना होता है। प्रथम मनुष्य और दूसरा उसकी मन की भावनाएं। अर्थात पुनर्जागरण काल में कला, साहित्य आदि में सौंदर्य की उपासना और इहलौकिक जीवन के ऊपर सर्वाधिक जोर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्जागरण के कारणों की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम धर्म युद्ध, जिनको क्रूसेड्स के नाम से भी जाना जाता है। 11वीं शताब्दी में यरूशलेम के ऊपर सेल्जिक तुर्कों का अधिकार हो गया, जो कि ईसाइयों की पवित्र भूमि माना जाता था और इसी यरूशलेम अर्थात पवित्र भूमि को मुक्त कराने के लिए 11वीं से 13वीं शताब्दी तक अर्थात 200 वर्षों तक तुर्कों और ईसाई धर्माधिकारियों के मध्य निरंतर युद्ध हुए, जिनको क्रूसेड्स या धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप पूर्व का पश्चिम के साथ संपर्क हुआ और यूरोप के लोगों को पूर्व के ज्ञान से रूबरू होने का मौका मिला। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, बीजगणित, अरबी अंक, कागज और कुतुबनुमा इत्यादि धर्म युद्धों के द्वारा ही यूरोप पहुँचे। अर्थात धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप पूर्वी ज्ञान की परंपराएं या पूर्वी ज्ञान का प्रचार प्रसार यूरोप के अंदर हुआ और उससे लोगों में नई सोच का विकास हुआ। इसी प्रकार दूसरा प्रमुख कारण व्यापारिक समृद्धि के द्वारा व्यापार का प्रचार प्रसार हुआ और यूरोप के व्यापारी विश्व के विभिन्न देशों में गए और वहाँ से नवीन ज्ञान की परंपराएं और चिंतन की परंपराएं लेकर वापस यूरोप में लौटे और व्यापारिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप यूरोप में नए नए नगरों का विकास हुआ, जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, न्यूरेमबर्ग आदि नए नगरों की स्थापना हुई तथा इन नवीन नगरों का वातावरण
धार्मिक वातावरण से थोड़ा अलग, स्वतंत्र और उन्मुक्त था, जिसके परिणामस्वरूप कला और साहित्य में नवीन विशेषताओं को देखने को मिला। इसी प्रकार कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने भी ज्ञान के ऊपर प्रभुत्वशाली व्यक्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों की पकड़ को ढीला करने या सामान्य लोगों की पहुंच में जाने का मौका दिया। कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार से पूर्व ज्ञान के स्रोत अर्थात पुस्तकों के ऊपर उच्च वर्ग के सीमित व्यक्तियों का अधिकार था, क्योंकि पुस्तकें बहुत महंगी हुआ करती थी। पांडुलिपियाँ अर्थात हस्त निर्मित हुआ करती थी और लोगों तक वही ज्ञान पहुंचता था जो ज्ञान उच्च वर्ग के लोग पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि पुस्तकें और शिक्षा सामान्य लोगों से बहुत दूर थी। परंतु कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार ने पुस्तकों को बहुत सस्ता बना दिया और परिणाम स्वरूप सामान्य लोगों तक भी पुस्तकें पहुंचने लगी। बाइबिल का मूल स्वरूप लोगों तक पहुंचा और अब वो आसानी से पढ़कर मूल धर्म को आसानी से समझ सकते थे। इस प्रकार से कागज और मुद्रण यंत्र ने भी ज्ञान के प्रसार में एक नवीन सोच के विकास में लोगों की मदद की। इसी प्रकार कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार भी पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था। कस्तुनतुनिया, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उस पर 1453 ईस्वी में तुर्कों का अधिकार हो गया और परिणाम स्वरूप यहाँ से कई विद्वान लोग जो कि रोमन और यूनानी ज्ञान के विद्वान थे, वो अपनी मूल पुस्तकों और पांडुलिपियों के साथ यहाँ से बचकर वापस यूरोप पहुँचे और उन लोगों के साथ रोमन और यूनानी जो ज्ञान है वो वापस यूरोप पहुँचा, जो कि मध्यकाल में सीमित हो गया था। मध्यकाल में जिसके ऊपर पर्दा पड़ गया था। एक बार पुनः प्राचीन रोमन और यूनानी संस्कृतियों का जो ज्ञान है वो वापस यूरोप पहुंचा और पुनर्जागरण इसी रोमन और यूनानी ज्ञान का पुनर्जन्म था। तो इस प्रकार से कस्तुनतुनिया के पतन ने भी वापस यूरोप में एक नए विचार और नए सोच का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार मंगोल साम्राज्य का प्रभाव भी पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगोल साम्राज्य अर्थात कुबलई खां के नेतृत्व में मंगोलों का जो विस्तृत साम्राज्य था वो भी दुनिया के नवीन प्रकार के विचारों या ज्ञान का संगम स्थल था। दुनिया के विभिन्न विद्वान वहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे, विचार विमर्श किया करते थे और यूरोप के लोगों को भी वहाँ पर जाने का मौका मिला और वहाँ से समृद्ध ज्ञान की परंपरा को लेकर वो वापस यूरोप लौटे और परिणाम स्वरूप यूरोप में एक नवीन सोच, नवीन ज्ञान का जो है शुरुआत हुई, जिसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, जो कि 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में देखने को मिला।